बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। पुराने जमाने की बात है, मुल्क के खुरासान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। अदल इंसाफ इसका ऐसा था कि इसके राज में शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। इंसाफ के मामले में वह अपने बेटे का भी लिहाज नहीं करता था। उसी खुरासान में बर्ज नाम का एक मालादार सौदागर रहता था। इसके कारिंदे दूर दराज के मुल्कों में माल ले जाकर बेचते थे और भारी दौलत कमा कर लाते थे। बादशाह भी सौदागर की बहुत इज्जत करता था और इसके साथ निहायत मेहरबानी से पेश आता था। सौदागर की एक ही बेटी थी जिसका नाम हुस्न बानो था। वह 12 वर्ष की थी। सौदागर बीमार होकर दुनिया से चल बसा। हुस्न बानो इतनी कम उम्र होने के बावजूद बहुत ही अक्लमंद थी। अपने बाप के कारोबार को खुद संभाल लिया और निहायत दानाई से खूबी से सारा इंतजाम चलाने लगी। एक रोज की बात है कि हसन बानो अपनी आलीशान मकान की छत से बाजार का तमाशा देख रही थी। इतने में एक दरवेश 40 खाविंदों को साथ लिए इस तरफ से गुजर रहा था। वह अपने पांव जमीन पर नहीं रखता था। इसके खादिम सोने चांदी के ईंटें फर्श पर रखते थे और वो इन पर पांव रखता हुआ चलता था। हुस्न बानो ने अपनी दाई से कहा, जो पास ही बैठी थी, अम्मा यह बुजुर्ग तो बड़े साहिब कमाल मालूम होते हैं। दाई ने जवाब दिया, बेटी ये हमारे बादशाह का पीर है। महीने में 2-4 बार बादशाह इसके पास आता है और यह भी कभी कभी बादशाह के पास चला जाता है। हुस्न बानो ने यह सुनकर सोचा कि क्यों ना मैं भी इस पीर की दावत करूं। दाई से मशवरा करके इसने फौरन एक नौकर को इस पीर की तरफ दौड़ाया और पैगाम दिया कि हुजूर किसी रोज मेरे घर को अपने मुबारक कदमों से रोशन फरमाए तो ये मेरे लिए बेइंतहा खुशकिस्मती की बात होगी। हसन बानो को यह पैगाम सुनकर पीर ने जवाब दिया, बुजुर्गों पर लाजिम है कि वो छोटों पर मेहरबानी करे। आज तो कुछ काम है, हम कल सुबह आएंगे। इस खबर को सुनते ही हसन बानो ने किस्म किस्म के खाने और मिठाइयां तैयार कराई। अपने मकान को दुल्हन की तरह सजाया। कई तरह के सुनहरे लिबास और हीरे जवाहरात के अलावा अशरफिया की थैलियां पीर साहब के नजर के लिए तैयार रखी। सुबह हुई तो पीर साहब अपने 40 खादिमों के साथ चांदी की ईंटों पर कदम रखता हुआ हसन बानो की हवेली में आया। हसन बानो ने दरवाजे से लेकर नश्तगाह तक सुनहरे फर्श बनवा रखा था। वह उससे होता हुआ बड़े ठाठ से शहाना मसनद पर जा बैठा। ख्वाजा सरह जवाहर के थाल लेकर हाजिर हुए, लेकिन पीर ने कहा, ये जरो जवाहरात मेरे किसी काम के नहीं, ले जाओ, मैं दरवेश हूँ। इसके बाद अशरफिया की थैलियां और रेशमी लिबास इसके खिदमत में पेश किए गए तो उन्होंने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और नौकरों ने जब एक बड़ा सा दस्तरखान पीर के सामने सजा दिया और किस्म किस्म के मेवे और मिठाइयां इस पर चुनने लगे। जिन बर्तनों से नौकरों ने इनके हाथ धुलवाए वह सोने और चांदी के थे और सोने चांदी के बर्तन ही दस्तरखान पर सजे थे। वह दिखावे का पीर था और असल में बड़ा मक्कार था। खाना खाते हुए बार बार वह सोने और चांदी के बर्तनों को देख रहा था और यह सोच रहा था कि ये सौदागर की बेटी तो सोने की खान मालूम होती है। इतना माल असबाब तो किसी बादशाह को भी नसीब नहीं होता। किसी तरह इस सारे माल असबाब पर हाथ साफ करना चाहिए। इस ख्याल से इसने थोड़ा सा खाना खाया और फिर हसन बानो को दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। आधी रात के वक्त इस मक्कार ने अपने 40 साथियों के साथ हुस्न बानो की हवेली पर डाका बोल दिया और तमाम जरहो जवाहरात और दूसरा कीमती सामान समेटने लगा। कुछ नौकर जाग रहे थे, उन्हें इन जालिमों ने जख्मी कर दिया और कई एक को तो जान से मार डाला। शोर से हसन बानो की भी आंख खुल गई। फिर अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो पहचान गई, यह तो वही पीर साहब है और इनके 40 साथी है। वह अफसोस से हाथ मलती रह गई कि अब क्या करे। रात तो जैसे तैसे कटी। सुबह होते ही वह अपने मुर्दा और जख्मी नौकरों को चारपाइयों पर डालकर बादशाह के दरबार में ले गई और बादशाह से फरियाद करने लगी कि जहां पनाह, कल मैंने इस फकीर को अपनी मेहमानदारी बख्शी थी जो सोने चांदे के ईंटों पर पांव रखता हुआ चलता है। उसने यह गजब किया है, मेरे घर को लूट लिया, 102 नौकरों को जख्मी कर दिया और 2-4 को मार डाला और 11 लाख रुपए का माल असबाब साथ ले गया। बादशाह यह सुनकर एकदम गुस्से में आ गया और कहने लगा, नादान लड़की, तेरा दिमाग खराब है जो ऐसे नेक वली पर इस तरह की तोहमत लगाती है। वह हमारे पीर है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वह तो दुनिया के माल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। यह सुनकर हसन बानो ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर उसे वली ना कहिए, वह शैतान है। यह सुनकर बादशाह के तन बदन में आग लग गई। उसने पीर की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी वह बर्दाश्त न किया। उस वक्त उसने हुक्म दिया कि हसन बानो की हवेली जब्त कर ली जाए
اور اس کو ملک سے باہر نکال دیا جائے اور سارے جڑوں جواہرات سے لے کر ایک جھاڑو کے تنکے تک کا اس سے سارا مال اسباب شاہی خانے میں داخل کرا دیا جائے۔ شاہی حکم ملتے ہی پیادے گئے اور حسن بانو کی حویلی کا سارا سامان سمیٹ لائے۔ پھر چند سپاہی حسن بانو اور اس کی دائی کو خراسان سے خاصی دور ایک ویران سنسان جنگل میں چھوڑ آئے۔ حسن بانو حیران ہو گئی اور وہ پوچھتی رہی کہ دائی اماں میں نے ایسی کیا خطا کی جو اس عذاب میں پڑی ہوں۔ دائی اسے تسلیاں دیتی کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، صبر سے کام لو، خدا اپنے فضل سے سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ حسن بانو اپنی دائی کے ساتھ خوراک کی تلاش میں کئی روز تک جنگل میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ چاروں طرف اس کی بھوک پیاس نے اس کا برا حال کر ڈالا۔ بدن میں چلنے کی طاقت نہ رہی تو ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اسے بے اختیار نیند آ گئی، وہ اسی درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئی اور خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں اور درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے بیٹی تو غم نہ کر، خدا نے تیری بہتری کے لیے سب سامان کیا ہے۔ اس درخت کے نیچے 7 بادشاہوں کی دولت دفن ہے، اٹھ جا اور اس خزانے کو اپنے استعمال میں لا۔ حسن بانو نے نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنا خواب دائی کو سنایا۔ دونوں نے مل کر درخت کی جڑ کو ذرا سا کھودا تو 7 کھودے ہوئے اشرفیاں اور 100 صندوق جواہرات سے بھرے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ ایک موتی بھی نظر آیا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ حسن بانو بھوک پیاس میں سب بھول گئی۔ اس وقت خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی دائی سے کہا کہ اماں تم اس وقت شہر جاؤ اور ان سب لوگوں کو یہاں لے آؤ جو ہماری حویلی میں رہتے تھے اور ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتے آنا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہی تھی کہ اس کا دوسرا شریک بھائی یعنی دائی کا بیٹا ایک فقیر کا بھیس بدلتے ہوئے ان دونوں کو تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئی، خزانہ ملنے کا حال اسے بتایا اور کچھ رقم دے کر شہر کی طرف روانہ کیا کہ سب لوگوں کو لے آئے اور ساتھ ہی راج مزدوروں کو بھی لیتا ہے تاکہ یہاں ایک عالیشان عمارت تیار کرائی جائے۔ چند روز بعد حسن بانو کی حویلی میں رہنے والے تمام لوگ وہاں آ گئے اور راج مزدور بھی وہاں پہنچ گئے۔ حسن بانو نے کاریگروں کو ایک خوبصورت اور عالیشان حویلی بنانے کا حکم دیا، انہیں تاکید کی کہ جلد سے جلد کام ختم کرے اور یہ خیال بھی رکھے کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ کام ٹھیک ہوا تو بھاری رقم انعام میں ملے گی۔ کاریگروں نے 6 مہینے میں وہاں ایک خوبصورت حویلی بنا ڈالی۔ حسن بانو نے انہیں جواہرات کے علاوہ اور بھی بہت سی اشرفیاں انعام میں دی اور ساتھ ہی انہیں اس حویلی کے ارد گرد ایک عالیشان شہر بسانے کا حکم دیا۔ کاریگروں نے عرض کیا کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر ہم نیا شہر نہیں بنا سکتے۔ حسن بانو نے جواب دیا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، بادشاہ کی اجازت لینے کا بندوبست میں کرتی ہوں۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اور ایک خوبصورت عربی گھوڑے پر سوار ہو کر خراسان کا رخ کیا۔ شاہی دربار میں پہنچ کر دربان کے ذریعے اپنی اطلاع دی۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ ایک نوجوان سوداگر حاضر ہوا تو فوراً بلوا لیا۔ حسن بانو نے بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر شاہی آداب بجا لانے کے بعد مال اور دولت کے کئی تھال اس کے نظر کر دیے۔ بادشاہ نے نام پوچھا تو حسن بانو نے عرض کیا، حضور اس خاکسر کو برہام کہتے ہیں، میرا باپ نشاپور میں سوداگر کا کام کیا کرتا تھا، بدقسمتی سے پچھلے دنوں بصرہ کے قریب ایک جہاز پر اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اکثر حضور کے عدل و انصاف کا ذکر کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی بڑی آرزو تھی جو آج خدا کے فضل سے پوری ہوئی۔ مجھے یہاں سے کچھ دور جنگل میں ایک مقام پسند آیا ہے، اگر حضور کی طرف سے اجازت ہو تو وہاں ایک شہر بسا کر قائم کروں اور اس کا نام شاہ آباد رکھوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر فوراً اسے اجازت دے دی۔ سوداگر کو چاند جیسے چہرے والے کا خطاب دے کر اپنے درباریوں میں شامل کیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ وہ شہر بسانے میں اس کی مدد کرے۔ ان کی دیر تھی، دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل سا سما ہو گیا۔ حسن بانو نے یہ بھی اپنی عادت بنا لی کہ وہ 5ویں 10ویں روز اسی مردانہ لباس میں بادشاہ کی خدمت میں حاضری دیتی۔ دن رات کی محنت کے بعد کاریگروں نے 2 برس میں شہر کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا۔ حسن بانو نے کاریگروں کو بہت سارا انعام دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد وہ اکثر بادشاہ کی خدمت میں جانے لگی۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے پیر کے ملاقات کے لیے گیا تو وہ حسن بانو کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ جب بادشاہ نے حسن بانو کے سامنے پیر صاحب کی تعریفیں کی تو حسن بانو نے ہاتھ جوڑ کر پیر صاحب سے عرض کیا، اگر پیر صاحب اس ناچیز کو گھر کی رونق بخشے تو یہ ان کا بڑا احسان ہوگا۔ پیر صاحب نے وعدہ کر لیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ حسن بانو نے بادشاہ سے عرض کیا کہ شاہ آباد خراسان سے کافی دور ہے، پیر صاحب کو وہاں جانے میں تکلیف ہوگی۔ حضور برزخ سوداگر کی وہ حویلی جو کئی برس سے خالی پڑی ہے چند روز کے لیے عنایت کر دے تو یہ غلام اس کی مہمانداری وہیں کرے۔
बादशाह ने कहा, ऐ चांद चेहरे वाले सौदागर, वह हवेली हमने तुझे ही बख्शी है, अब जैसे जी चाहे उसका इस्तेमाल करो। मर्दाना भेस में अपने नौकर चाकर के साथ वह उस हवेली में दाखिल हुई और फौरन इसकी मरम्मत और सफाई का हुक्म दिया। उसके बाद जियाफत का सामान शाह अब्बास से मंगवाया। पहली दावत से कहीं बटकर बंदोबस्त करके पीर साहब को फिर वहां बुलाया। पीर साहब अपनी आदत के मुताबिक सोने चांदी की ईंटों पर पांव रखते हुए हवेली में आए और हवेली को चकाचौंध देकर पीर की आंखें खुल गई। यहाँ तो आला दर्जे के हर किस्म का सामान है, सब पार कर लेना चाहिए। हसन बानो ने तमाम जरो जवाहरात, अशरफियों की थैली वगैरह पहले की तरह पीर साहब की खिदमत में पेश की। वह मक्कार उन्हें ठुकरा दिया कि हमें दुनिया के माल की लालच नहीं है। हसन बानो ने वो तमाम जरो जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन हवेली के ताकों में रखवा दिए ताकि पीर की नजर पड़े तो इसकी तबीयत में लालच और बढ़े। 4 लुकमे खाने के बाद ही पीर साहब दुआ देते हुए रुखसत हो गए। हसन बानो ने नौकरों को ताकीद कर दी कि जो चीज जहां पड़ी है वही पड़ी रहने दो, लेकिन होशियार होकर रहना। उधर एक खत कोतवाल के नाम लिखा कि आज की रात मुझे इस हवेली पर डाका पड़ने की खबर मिली है, तुम अपने सिपाही को ले आओ और घात में बैठे रहो। कोतवाल शाम होते ही 200 सिपाहियों का दस्ता लेकर आ गया और सिपाही हवेली के इर्द गिर्द छुप कर बैठ गए। आधी रात के करीब वह मक्कार पीर अपने 40 साथियों के साथ आ पहुंचा। हवेली की चौपट खुली थी। पीर के नौकरों ने जल्दी जल्दी सामान समेटकर गट्ठर बांधे और सर पर उठा लिए और मक्कार पीर ने ही जवाहरात की थाली उठाकर अपनी गठरी में रख ली। यह सब बाहर की तरफ बढ़े तो घात बैठे हुए सिपाही अपनी जगह से कूदे और इन सब की मुश्क कसकर इनकी गठिया इनके गले में डाल दी। सुबह के वक्त कोतवाल ने इन सब को बादशाह के सामने जो पेश किया, बादशाह दिल में सख्त अफसोस कर रहा था कि मैंने तो अपना पीर इसे बना रखा था और इसे वली कामिल समझता था, लेकिन यह चोर और डाकू निकला। इसने गजबनाक होकर हुक्म दिया कि इन सबको अभी फांसी दी जाए ताकि फिर किसी को ऐसी दगाबाजी की जुर्रत ना हो सके। बादशाह के जुबान हिलाने की देर थी कि जल्लाद ने फौरन सबका काम तमाम कर दिया। अब हसन बानो ने भी बादशाह के सामने अपना असली हाल जाहिर किया कि मैं वही सौदागर जादी हसन बानो हूँ जिसे आपने इस मक्कार और दगाबाज फकीर की खातिर दरबदर कर दिया था। माल इसके घर में है, हुजूर खुदवा कर देखे, इसके घर को तो जरूर निकलेगा। जब पीर की हवेली को खुदवा कर देखा गया तो वहां से वह तमाम माल बरामद हो गया। चंद रोज बाद हसन बानो ने बादशाह को शाहबाद बुलाकर उसकी दावत की। दावत के बाद बादशाह को अशरफियों से भरे हुए 7 कुएं दिखाए और हाथ बांध कर अर्ज की, हुजूर अपने खादिमों को हुक्म दीजिए कि इन्हों और माल असबाब को ले जाकर शाही खजाने में जमा कराए। लेकिन बादशाह का हुक्म पाकर जब खादिम ने अशरफियों के कुएं से निकालने के लिए हाथ बढ़ाए तो वह अशरफियां सांप और बिच्छू बन गई। खाविंदों ने वापस आकर बादशाह की खिदमत में सारा हाल कह सुनाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ और हसन बानो के चेहरे का रंग जर्द हो गया। इस पर बादशाह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटी ये माल असबाब अल्लाह ताला ने तुम्हारी ही किस्मत के लिए लिखा है, मालिक हो इसकी, तुम मुख्तार हो, जिस तरह चाहो खर्च करो, कोई दूसरा इसको हाथ भी ना लगा सकेगा। बादशाह इससे रुखसत होकर खुरासान वापस चला गया और हसन बानो ने उस दौलत को खुदा की राह में खर्च करने के लिए एक आलीशान मुसाफिर खाना बनवा दिया। जिस मुसाफिर का गुजर शाह अब्बास से होता वह उसी मुसाफिर खाना में ठहर जाता और हसन बानो से खाना, कपड़ा और रकम देकर रुखसत करती। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।